मौन मुस्कान की मार। रिटन बाय आशुतोष राणा। अपनी बात उस समय की है जब मैं ठीक से ना बड़ा हुआ था और ना ही मेरी गिनती छोटों में आती थी। मैं अपने एक मित्र के साथ अपने कस्बे गाडरवारा में ठेठ मोहल्ला के घाट से उतर रहा था। गोधूली वेला का समय था। हम दोनों मित्र अपने कंधों पर बस्ता लटकाए पैदल ही स्कूल से घर की ओर बढ़ रहे थे। ढलान होने के कारण हमारी रफ्तार अपेक्षाकृत अधिक थी कि तभी मेरी दाईं तरफ चलते हुए मेरे मित्र, जो मुझे स्कूल में पढ़ाई गई चारू चंद्र की चंचल किरणें कविता का अर्थ समझा रहे थे, अचानक पीछे से आती हुई एक साइकिल के पहिए में फंसे हुए बहुत तेजी के साथ मुझसे दूर जाते हुए दिखाई दिए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरे मित्र, वह साइकिल और साइकिल सवार तीनों ही सड़क के किनारे ढलान पर लगे आम के पेड़ से जा भिड़े। यह असोचित और अवांछनीय घटना पलक झपकते ही घटित हो गई थी। मैं बदहवास सा दौड़कर उनके करीब पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को भूलकर उस साइकिल सवार की कॉलर से झूमे हुए स्कूल से बाहर सीखे गए अशिष्ट अनुप्रास अलंकारों का चीखते हुए प्रयोग कर रहे थे। वे दोनों धूल में गुत्थम गुत्था थे। मैं उनको अलग करके सुलझाने की कोशिश करने लगा, किंतु उन उलझे हुए को सुलझाना उतना ही मुश्किल था जितना गीले उलझे हुए लंबे बालों को सुलझाना। मेरे मित्र गुस्से से लाल और धूल से पीले पड़े हुए सप्तम में ब्रेथलेस की पैटर्न पर चीख रहे थे। कनवा सारे अंधरा कहीं का, जब साइकिल चला नहीं बने तो चला काहे को रहे हो। एक आंख पहलुए से फूटी है, कनवा कहीं का आपसगुनी, सारे हम दूसरे भी फोड़े डाल है। दूसरी तरफ साइकिल सवार भी अपने शरीर की चोट को भूल स्वयं को कनवा कहे जाने से बुरी तरह आहत होकर प्रति आक्रमण कर रहे थे। सारे तुम्हारी बाप की आंखें नहीं है, हमारी आंख है। हम एक आंख से देखे चाहे दो ही से, तुम्हारी बाप को जा रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अलग किया और मित्र को समझाते हुए उनकी तरफ बढ़ा। मित्र के घर की देहरी पर ही उनके पिताजी के दर्शन हो गए। हमारे मित्र के पिताजी को पूरा कस्बा फुर्तीले फूफा कहता था। वे घरे भी रहते थे तो ऐसा लगता था उनका अंग अंग फरक रहा है। उनका कौन सा अंग बहुत फुर्ती से कब एक्टिव होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। जब लोगों को लगता है उनका दायां हाथ एक्टिव होगा तब वे अप्रत्याशित रूप से बाएं हाथ से आक्रमण कर देते थे। जब लगता था कि वो अपने हाथ से मारने वाले हैं तब अचानक से अपनी लात से झापर रसीद कर देते थे। उनके बारे में यह मानता थी कि फुर्तीला फूफा का शरीर हड्डियों से नहीं रबर से बना हुआ है। फुर्तीले फूफा में एक और समस्या थी। उनके एक कान का पर्दा फट चुका था, इससे वे चाय को काई सुन लेते थे, लोटा को बेटा, मोटा को सोटा, कुम्हार को लुहार, धोबी को गोभी। इसलिए उनसे बातें करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि वे सुनते ही रिएक्ट करने के आदी थे और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते थे। फुर्तीले फूफा ने अपने पुत्र को फटे चीथे कपड़ों में और धूरी भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटों की अवस्था में देख उन्होंने सबसे पहले मेरे मित्र को एक चन्नाटेदार चाटा रसीद किया। फिर पूछा, कहाँ कीचड़ में लौट के आए रहे? जितना पढ़ाओ लिखाओ लेकिन तुम जानवर रहोगे, जानवर के जानवर। फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, कहाँ की नल्ली से इस भिखमंगे को उठा के लाए हो? फुर्तीला फूफा देख मेरी तरफ रहे थे, किंतु एक सिद्ध हष्ट कबड्डी खिलाड़ी के जैसे अपने पुत्र की ओर देखे बिना ही उसे धुनक भी रहे थे। भारतीय पिताओं की सत्य उगलवाने की कला का पूरे विश्व में तोड़ नहीं है। वे थप्पड़ों से शुरुआत करते हैं जिससे पुत्र बाहर के साथ साथ अंदर से भी हिल जाते हैं। उनकी सोचकर बोलने वाली मशीन में एरर आ जाता है। परिणाम स्वरूप वो ऑटोमेट पर रोते सिसकते लप्पड़ से बचने के प्रयास में
डाल देते हुए घटना का पूरा ब्यौरा जस का तस प्रस्तुत कर देता है। वह यूँ था, हमारी हम उम्र कन्नू कटेल, जिनकी एक आंख गिल्ली डंडा खेलते हुए कुछ वर्ष पहले बूझ गई थी, नई नई साइकिल चलाना सीखे थे। उसी उत्साह में वो डेढ़ की घटिया से उतर रहे थे। साइकिल पर नियंत्रण न कर पाने के कारण वे साइकिल के अगले पहियों को लेकर मेरे मित्र के दोनों पैरों के बीच में से घुस गए थे और उन्हें लेकर पेड़ से जा भिड़े। कहानी अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि तभी कन्नू अपने पिताजी के साथ मित्र के घर आ धमके। आते ही कन्नू के पिताजी भड़क गए। वे बोले, हमें जा बात की बिल्कुल चिंता नहीं है फुर्तीले फूफा कि तुम्हारे लड़का ने कन्नू को मारा मोरी मोड़ा है। वे लड़ाई करत है, लेकिन तुम्हारे लड़का ने कन्नू को कनवा क्यों कहा? कछु वो जन्म जन्मात कनवा तो नहीं है? अरे दो ही आंखों वाला था, खेल खेल में एक फूट गई तो जाका के मतलब? तो कि तुम्हारा लड़का कन्नू को कनवा कहने लगे। इससे कन्नू के तन पे उसकी मन पे चोट घली है। अपने लड़का से कहो कि वो कन्नू से माफी मांगे। फुर्तीले फूफा ने प्रशासनिक स्वर में लगभग लताड़ते हुए कहा, काफी काफी काय मांगे? हमारा लड़का दूध पियत है और को काफी पिला के अपने अफीमची ना बनाओ। इस बात पर कन्नू के पिताजी भी भड़क गए। बोले, साढ़े बहरा कहीं का कछुआ बोलो, कछुआ सुनते हैं। अरे हम काफी नहीं माफी मांगवे की कह रहे हैं। फुर्तीले फूफा ने अप्रत्याशित रूप से कन्नू के पिताजी की कॉलर पकड़ लिया और बोले, पहरा कौन को कह रहे हो बे? कन्नू के पिताजी ने भी फुर्तीले फूफा का कॉलर पकड़ लिया और उससे जोर से बोले, सारे तू बहरा हो, तेरो बाप बहरा। अरे हम काफी मांगवे की नहीं माफी मांगवे की बात कर रहे हैं। फुर्तीले फूफा भी क्रोध के चरम सीमा पर चीखने लगे, हट सारे झूठा कहीं का, तुम्हारा कन्नू कनवा है। हम एक बार नहीं 1000 बार कह रहे हैं, कनवा कनवा कनवा। वहां पर एक नया बखेरा खड़ा हो गया था। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। तभी वहां पर मेरे पिताजी आ गए, जिनको फुर्तीले फूफा कन्नू के पिताजी बड़े भाई का दर्जा देते थे। उन्होंने पहले तो दोनों को कड़क आवाज में एक दूसरे से अलग होने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो दोनों को दो दो चांटे रसीद कर दी। चांटे की आवाज से वहां पर अप्रत्याशित रूप से शांति हो गई। तब उस पर नीरव शांति में हम सबको समझाते हुए मेरे पिताजी ने वह ब्रह्म वाक्य बोला जो मेरे लेखन की नींव है। पिताजी ने कहा, कनवा से कनवा कहो तो तुरतई जेह रूठ। अरे धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। यदि किसी व्यक्ति की एक आंख है तो उसे काना कहने की जगह आप उसे समदर्शी कह सकते हैं। बिना भेदभाव वाला जो सभी को एक सृष्टि से देखता है, इससे उसकी वास्तविकता भी प्रकट हो जाएगी और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। यदि कोई अंधा है तो उसे अंधा कहने की जगह लुप्त लोचन कह सकते हैं। किसी को बहरा कहने की जगह आप उसे अल्पश्रू कह सकते हैं, कम सुनने वाला। किसी गूंगे को आप आत्मभाषी स्वभावभाषी कह सकते हैं। बड़े और समझदार होने के बाद पता चला कि व्यक्ति और व्यवस्था के विकृत अंग को समाज के सामने कुछ इस तरह से पेश करना जिससे किसी व्यक्ति अवस्था को बुरा भी न लगे और उसकी वास्तविकता भी समाज के सामने स्पष्ट हो, इस कला को साहित्य में व्यंग कहा जाता है। चूंकि मेरी वास्ता आमजनों से अधिक बरतात है, तो उन्हीं आमजनों में से कुछ खास होते हैं। उन सभी का मानना है कि व्यंग्यात्मक शैली में कही गई मारक भी होती है और तारक भी होती है। व्यंग के इस गुण के कारण कथा कहानियों कविताओं उपन्यास में मौजूद व्यंग रूप भी चेतना के पठन पाठन लेखन के प्रति मुझमें गजब का आकर्षण बना रहा। इसी आकर्षण ने मेरी किताब मौन मुस्कान की मार को जन्म दिया, जो हमारे देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान प्रभात प्रकाशन के माध्यम से आज आपके हाथों तक पहुंची है। मेरी इस लेखन यात्रा को उत्साहपूर्वक संचालित करने में सबसे बड़ा योगदान मेरी धर्मपत्नी परम प्रिय रेणुका शाहाने जी को जाता है, जो मेरी किसी भी रचना की प्रथम श्रोता और निष्पक्ष समीक्षक होती है। मेरे भाई समान प्रिय तरुण बघेल का बहुत धन्यवाद, जो समय असमय मेरे सभी व्यंगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। मेरा खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर सुमन सिंह को, जो DAPGV कॉलेज वाराणसी में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर है।
मेरी रचनाओं को किताब की शक्ल देने से लेकर इनके संपादक तक का कठिन कार्य इन्होंने बहुत सरलता से सहर्ष संपन्न किया है। विनम्रता और प्रभुत्ता बहुत मुश्किल से एक साथ पाई जाती है। मेरे मित्र श्री राम कुमार सिंह जी, जो दस्तक टाइम्स के संपादक हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने इन दोनों गुणों को बहुत सरलता से साधा हुआ है। मैं आभारी हूँ जो आपने नियमित रूप से मुझे दस्तक टाइम्स में लिखने का अवसर दिया, अन्यथा मैं स्वतः सुखाए ही लिखकर मग्न रहता। मुझसे फेसबुक पर जुड़े सभी अपरिचित परिचित शुभचिंतक प्रशंसकों एवं मित्रों का हृदय से धन्यवाद है, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय मेरी रचनाओं को पढ़ने, उन पर प्रतिक्रिया देने में खर्च किया है। आप सभी की प्रतिक्रियाएं और प्रोत्साहन मेरे पुरस्कार का हेतु है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटा, किंतु मेरे भाइयों, बहनों, भाभियों और बहनोइयों ने मुझे सदैव ही एक विशिष्ट स्थान दिया है, जिसका लाभ मैं अपनी पूरी अधूरी रचनाओं को इन्हें अपनी शर्तों पर सुनाकर उठाता हूँ। अपने सभी परिजनों से मिलने वाले इस असर प्रेम के प्रति अनुग्रह के भाव से मैं भरा हुआ हूँ। मेरे व्यक्तित्व निर्माण में मेरे गृहनगर गाढ़रवारा व सागर शहर का विशेष योगदान है। हेलो। हाँ हाँ। कहाँ पे? एक मिनट आ रहा हूँ।
मेरा खूब खूब धन्यवाद डॉक्टर सुमन सिंह को मुझसे फेसबुक पर जुड़े हुए। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे गृहनगर घाडरवारा और सागर शहर का विशेष योगदान है। मेरी रचनाओं में आप सुधी पाठकों के यहाँ रंग के ढंग, भाव भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। मेरी मनोभूमि में घाडरवारा और सागर आज भी वर्तमान है। अच्छा शिक्षक होने के लिए अच्छा विद्यार्थी होना आवश्यक होता है। पंडित जन्मजात नहीं शब्द सिद्ध होता है। ऐसे ही डॉक्टर श्री सुरेश आचार्य, विद्या का उद्देश्य सृजन नहीं विसर्जन होता है। आदरणीय सुरेश भाई साहब के व्यक्तित्व में ये सारी उक्तियां स्रोत वाली नहीं वरन चारित्रिक सच्चाइयां हैं। वह अधिक युग के चाणक्य हैं, आधुनिक युग के चाणक्य हैं। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। उनका मैं हृदय से आभारी हूँ जो उन्होंने कृपा पूर्वक मेरी इस पहली किताब की भूमिका लिखी। मुझे अपनी पूज्य माँ श्रीमती सीता देवी जी से विचार करने की क्षमता मिली है और पूज्य पिता श्री राम नारायण जी से बात बात को कहने का हुनर मिला। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन के आधार, मेरे पथ और मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे आध्यात्मिक गुरु गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित जी देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी की अपूर्व की कृपा, पूज्य माँ से मिला हुआ धैर्य और पूज्य पिताजी से मिला हुआ साहस ही मेरी जीवन पूंजी है। उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी इस प्रथम रचना मौन मुस्कान की मार को अपने साहित्यिक रसिकों सुधी पाठकों को सादर समर्पित करता हूँ। इस आशा के साथ में ये रचनाएं आपका मनोरंजन करने हेतु आपके आनंद का वर्धन करेगी। शिव संकल्प होमस्तु। लामचंद की लाल बत्ती। माता पिता ने उनका नाम रामचंद्र रखा था, किंतु मैट्रिक की परीक्षा देने से ठीक पहले वे एक शपथ पत्र देखकर वैधानिक रूप से रामचंद्र से लामचंद हो गए। यह उस समय की बात है जब 10+2 का जमाना नहीं था, वह 8+3 का दौर था। यानी आपको अपनी उम्र से लेकर नाम तक जो भी छेड़छाड़ करनी है आप 11वीं तक ही कर सकते थे। उसके बाद किया जाने वाला परिवर्तन बेहद पेचीदा था। तब आपको बहुत से सरकारी कर्मकांड से गुजरना पड़ता था। इस सरकारी कर्मकांड की पेचीदगी उस धार्मिक कर्मकांड से भी अधिक भीषण थी जिसमें जबरदस्ती किसी पापात्मा को पुण्यात्मा बनाकर स्वर्ग में सीट दिलाई जाती थी। उनके रामचंद्र से लामचंद होने के पीछे न्यूमरोलॉजिस्ट का हाथ नहीं था और न ही यह क्रांतिकारी परिवर्तन माता पिता के प्रति विद्रोह के चलते हुआ था, चूंकि वो बचपन से ही प्रमुख बुद्धि के स्वामी थे। इसलिए भविष्य में आने वाले संकटों को किशोरावस्था में ही ताड़ गए थे। वे मैट्रिक तक आते आते जान गए थे कि र शब्द जो भगवान शिव के लिए अमृत था उनके लिए कालकूट विष साबित होगा। भगवान राम में अगाध श्रद्धा होने के बाद भी उनकी जीभ र को ल बोलती थी। बचपन में उनके द्वारा अपने नाम रामचंद्र की जगह लामचंद्र बोलना बड़ों के लिए आनंद का कारण था। वे उसे छोटे बच्चों का मासूम प्रयास समझकर बहुत प्यार से उनकी पपियां लेते, किंतु 5वीं तक आते आते पप्पी डांट में बदलने लगी। 8वीं तक चिंता का विषय बन गई और 8वीं के बाद पप्पी ने प्रताड़ना का रूप धारण कर लिया और इसी प्रताड़ना ने रामचंद्र की सोई हुई प्रतिभा को झिझोड़ कर जगा दिया। वे समझ गए कि मैं कभी भी र को र नहीं कह पाऊंगा, सो बेहतर है कि अपने नाम को रामचंद्र से लामचंद कर लिया जाए। चूंकि लामचंद स्कूल के समय से ही राजनीति के प्रति आकर्षित थे, इसलिए स्कूल में होने वाले चुनाव में वे प्रतिवर्ष खड़े हो जाते। उस समय स्कूलों में चुनाव की परंपरा थी। वे क्लास मॉनिटर, सह सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष
पद तक का चुनाव मात्र इसलिए हार गए क्योंकि उनका विरोधी पैनल हर चुनाव में इस बात का प्रचार जोर शोर से करता था कि जो लड़का अपना नाम भी सही सही नहीं बोल सकता, अपने देश का नाम सही नहीं बोलता, जो भारत को भारत कहता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहता है, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता कहता है, पंडित नेहरू को पंडित नेहरू, राजघाट को राजघाट, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट, यहाँ तक कि अपने देश की मुद्रा रुपया को रुपया, राजनीति को राजनीति, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी। वो स्कूल का सही नेतृत्व कैसे करें? अब पहाड़े में से रॉ को हटाना, अपने देश, अपने महापुरुष राष्ट्र के संवैधानिक पदों व अपनी जन्मभूमि गाढ़वारा में से एक नहीं दो दो रॉ को हटाना पड़ा, उनके सामर्थ्य के बाहर था। किंतु अपने नाम रामचंद्र पर तो उनका पूरा अधिकार था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपना नाम भी वर्णमाला के उसी अक्षर से शुरू करना चाहिए जिसके उच्चारण से जीव की सहज रुचि व सिद्धता है। कम से कम मैं अपने नाम को तो सही बोल पाऊंगा। और उस दिन से वे रामचंद्र से लामचंद हो गए। स्कूल में ही उन्हें राजनीति का चस्का लग गया था। सौभाग्यवश वे 150 एकड़ सिंचित कृषि भूमि के इकलौते वारिस थे, इसलिए कॉलेज तक आते आते उनकी राजनीतिक अंगीठी धुंधाने लगी और कॉलेज छोड़ते ही भभक कर जल उठी। इलाके के बड़े किसान होने के नाते वे उस क्षेत्र के किसानों के सर्वमान्य नेता हो गए थे। इसके चलते शहरी क्षेत्र में भी उनकी अच्छी खासी धाक थी। किसी की बर यात्रा हो तो लोग दूल्हा और घोड़ी के बाद रामचंद्र का जिक्र करते थे। शव यात्रा हो तो शव और ठठरी के बाद रामचंद्र का उल्लेख। कव्वाली का आयोजन हो तो तबला सारंगी रामचंद्र फिर कव्वाल। कुल मिलाकर रामचंद अपने उत्साह ऊर्जा सक्रियता के चलते उस पूरे क्षेत्र का ना चाहते हुए भी एक आवश्यक अंग हो गए थे। एक बार हमारे शहर के सबसे प्रमुख मंदिर में चोरी हो गई। चोर भगवान जी की मूर्तियां चुरा कर ले गया। पूरा शहर सकते में था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सांसद, विधायक सब संत थे। शहर अहिल्या के जैसा शासनवाद हो गया था। तब रामचंद्र ने श्री रामचंद्र का रोल अदा किया और करीब 5000 किसान का एक जंगी मोर्चा निकाला, जिसने सारा शहर हर हराकर जाग गया। अपनी तूफानी भाषण से वे जन जन के हृदय में पहुंच गए। उस समय मेरी उम्र करीब 15 वर्ष की रही होगी, किंतु आज भी उनका भाषण मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात ही हो। हाथ ठेले को मंच बनाकर रामचंद्र गरजे, गाड़लवाला मंदिर से गाड़लवाला पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर? बोले तो 3 किलोमीटर। ऑल गाड़लवाला से नल सिंह पुल कितने किलोमीटर? बोले तो 55 किलोमीटर। तो नालंग सिंह पुल की पुलिस 1.5 घंटे में गढ़वाल आ सकती है, लेकिन गाड़लवाला पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर नहीं आ सकती। जलूल, इसमें पुलिस का हाथ है। टीआई को क्या जरूरत थी रात को 9 बजे दुकान बंद करो। पुलिस को आड़े हाथों लेकर उस कटघरे में खड़ा करने के कारण और जनता का भीषण दबाव देकर उच्चाधिकारियों ने 1 टीआई, 2 सब इंस्पेक्टर और 8 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और 7 दिन में भगवान की मूर्तियां चोरों सहित बरामद कर ली गई। उस समय पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलना एक किस्म का भीम कार्य हुआ करता था। सो रामचंद्र क्षेत्र के अघोषित युवा तुर्क मान लिए गए। राजनीतिक में विकट सक्रियता के बाद भी मैंने पाया कि उनकी रुचि विधायकी या संसदीय में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी संगठन के बड़े पदों को भी हेय सृष्टि से देखते थे, किंतु लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी को देखकर चहक जाते थे। लाल बत्ती के प्रति उनका आकर्षण बीमारी की हद तक था। वे गाड़ी के टायरों की आवाज सुनकर बता देते कि गाड़ी लाल बत्ती वाली है या नहीं। उनके लिए लाल बत्ती में बैठे व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण लाल बत्ती की गाड़ी थी। उनका मानना था कि पद आते जाते रहते हैं, वह अस्थायी होते हैं, लेकिन लाल बत्ती अस्थायी होती है। एक बार को भगवान का प्रभाव घट सकता है, लेकिन लाल बत्ती का नहीं। पैसा प्रसिद्धि तो सब कमा लेते हैं, लेकिन लाल बत्ती तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं।
जिसने लाल बत्ती को हासिल कर लिया वही माई का लाल कहलाने लायक है, अन्यथा उसे लाल कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई मंत्री लाल बत्ती में उनके गांव आता तो वे गारी वे गारी की तरफ ऐसे लपकते जैसे सांप छछूंदर को देखकर लपकता है। उस मंत्री को रिसीव कर वे मंत्री के साथ जलसे या सभा में नहीं जाते, उन गारी के पास ही खड़े रहते, क्योंकि रामचंद्र के लिए लाल बत्ती लैला के जैसी थी। वह फरहाद थी और लाल बत्ती उनकी सीरी। वे रांझा थे और लाल बत्ती उनकी हीर। वे चकोर थे और लाल बत्ती उनकी चंद्रमा। लौ की लपक के बाद भी उनकी संपन्नता, सक्रियता, लोकप्रियता को देख 2 बार उन्हें विधायकी का टिकट ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत चतुराई से उसे टरका दिया था। किंतु चुपचाप राज परिवहन निगम की चेयरमैनी या देश के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्य कमेटी में घुसने की जुगाड़ में लगे रहते, क्योंकि सिर्फ इन दोनों विभागों के बायलॉज में ही लिखा था कि चेयरमैन हुई यह कमेटी के सदस्यों को राजमंत्री का दर्जा और लाल बत्ती मिलेगी। बाकी निगमों की लाल बत्ती बड़े नेताओं की दया पर डिपेंड थी, इसलिए वे अपना अधिकतम समय भोपाल दिल्ली में गुजारते। एक दिन दिल्ली में मुझे मिल गए सफ़ेद कलक फीका और कुर्ता पैजामा पहने हुए, रामायण के मेघनाथ के जैसी करीने से सजी हुई पतली मूछें, लाल सुर्ख होंठ जिन पर वे हर 10 मिनट में लिप ग्लॉस लगा लेते। मैंने कहा, भाई साहब, मुझे आपकी राजनीति समझ नहीं आती। आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है और आप हैं कि निगम की चेयरमैनी के लिए लाल टपकाते घूम रहे हैं। आपने अपने 30 साल बर्बाद कर दिए। आज पता नहीं आप कहाँ होते। वह बेहद दोस्ताना स्वभाव के थे। मुस्कुराते हुए बोले, मेला कुंतली में लाल बत्ती लिखी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ओल गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक, जो भी पंडित मेली कुंडली देखता है उसमें सबसे पहले उसको लाल बत्ती घूमती हुई दिखाई देती है। बोले कि मेरे लिए राजनीति पैसा कमाने का साधन नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ बहुत है। मैं राजनीतिक सिर्फ लाल बत्ती के लिए करता हूँ। मुझे लाल बत्ती से मोहब्बत। बचपन में एक बाल इंद्रलाल जी को देखा था, तभी सोच लिया था कि जीवन में एक बाल इसे हासिल करना है। लोकतंत्र में लाल बत्ती का लालच लाजमी है, लेकिन रामचंद्र के लिए लाल बत्ती लालच नहीं, लव है। मैंने कहा, भाई साहब, आप यदि चुनाव लड़े होते तो आज अभी तक मंत्री बनकर लाल बत्ती पा चुके होते। रामचंद्र बोले, स्कूल से लेकर कॉलेज तक मैंने कुल 16 चुनाव लड़े और सभी शिकस्त मिली कि बिल्कुल जलासंध के जैसी। जलासंध महाप्रतापी था। उसे मथुरा जीतने के लिए 16 साल आक्रमण किया, लेकिन कभी जीत नहीं पाया। मैंने कहा, अब्राहम लिंकन भी जीवन भर चुनाव हारते रहे, पहली बार चुनाव जीते और वह भी राष्ट्रपति का। उन्होंने सहमति में सर हिलाया और बोले, बचपन में अगर किसी चीज का दल बैठ जाए तो वह जीवन भर नहीं निकलता। नेपोलियन बहादुर योद्धा था, वह विश्व विजेता था, लेकिन बिल्ली से डरता था। और चुनाव जीतने के बाद लाल बत्ती मिले ही, इससे कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा, भाई साहब, बुरा मत मानिए, अगर आपके यही लक्षण रहे तो आप और लाल बत्ती के प्रेम का हश्र भी कहीं लैला मजनू टाइप न हो जाए, जो कभी मिल नहीं पाए। वह नाराज हुए, बिना किसी आस्था से बोले, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से मांगो तो बलवंत आपकी इच्छा पूरी करता है। अब उन्होंने मुझे एक नियुक्ति पत्र मुझे दिखाया, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि श्री रामचंद्र को भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की 5 सदस्यीय समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है और उन्होंने अपनी राजमंत्री का दर्जा प्राप्त किया होगा। दिल्ली में सरकारी आवास, देशभर में लाल बत्ती से लैस सरकारी वाहन, राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक लाल झंडे वाला सायरन, हूटर से लैस पायलट वाहन जो आगे चलेगा, एक फॉलो वाहन सायरन हूटर के पीछे जो पीछे चलेगा, 416 की पुलिस सिक्योरिटी। इस नियुक्ति पत्र को पढ़ाते हुए रामचंद्र भाई साहब प्रसन्नता से कांप रहे थे। उन्होंने गोरा चेहरा सुख लाल हो गया। बोले, ये आज का डरवारा जा रहा हूँ। मैं पूरी तरह चौंका, वे भी बुरी तरह भौंके। हम दोनों ही लगभग एक साथ बोल पड़े, अभी क्या बोला? वे बदहवास हो पूछने लगे, मैंने जो बोला वह तुमने सुना? मैंने कहा, जी सुना, लेकिन आपने जो बोला क्या मैंने वही सुना?
आप उसे फिर से बोल सकते हैं? वे दीवार के अमिताभ बच्चन वाले अंदाज में बोले। मैं आज गाडरवारा जा रहा हूँ। यह चमत्कार था। गाडरवारा में एक नहीं, दोनों रॉक और रॉ बोल रहे थे। इस बात का एहसास होते ही लामचंद खुशी के उन्माद में रामचंद्र भारत राष्ट्रपति राष्ट्रपति रुपया नेहरू जी इंदिरा जी रेलगाड़ी रतलाम राम राम गाडरवारा गाडरवारा बोलने लगे। रॉ के रस ने उन्हें उन्मुक्त कर दिया था। लाल बत्ती के नियुक्ति पत्र ने उनकी रॉ को लॉ कहने की समस्या का जैसे निदान ही कर दिया था। बहुत गर्मजोशी से उन्होंने मुझे छाती से चिपका लिया और बेहद गौरव व गरिमा के जैसे कोई अपनी प्रियतमा के दिव्य गुणों का उनके रूप का बखान करता है बोली, देखा लाल बत्ती में चिकित्सीय गुण है। यह देवताओं के सोमरस से भी ज्यादा असरकारी औषधि है। यह व्यक्ति की जन्मजात समस्या का भी निदान करती है। इसे प्राप्त करते ही व्यक्ति के सारे दोष दूर हो जाते हैं। लाल बत्ती के प्रकाश में व्यक्ति के अवगुण भी गुण दिखाई देते हैं। यह चमत्कार देख मैं स्वयं अचंभित था। मैंने हंसते हुए कहा, रामचंद्र को लाल बत्ती मिलने और रॉ बोल पाने की बहुत बहुत बधाई भाई साहब। मैं 3 दिन बाद गाडरवारा आ रहा हूँ, आपसे अवश्य मिलूंगा। वे प्रसन्नता के साथ में सुर पर खड़े होकर बोले, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। यह रामचंद्र की नहीं, लामचंद्र की लाल बत्ती है। लामचंद्र उर्फ रामचंद्र को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। आइएगा, आपका स्वागत है। उन्होंने आनंद मग्न आदलित छोड़ मैं वहां से मुंबई के लिए निकल गया। मुंबई में गाडरवारा जाने से पहले मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सरकार ने लाल बत्ती व्यवस्था को कानूनी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया है। देश भर में कोई भी मंत्री या अधिकारी अब लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लाल बत्ती का अस्तित्व समाप्त किया जाता है। खबर सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरी आंखों के सामने लालचंद्र का चेहरा घूमने लगा, जिनके लिए लाल बत्ती तुम्हें हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो जैसी थी। राजनीति के बहुत से उपासक थे और सभी लाल बत्ती पाना चाहते हैं, लेकिन वो लाल बत्ती न मिलने की शर्त पर सांसदीय विधायकीय संगठन के विभिन्न पदों से ही कर बैठते हैं और एक समझौते के तहत उन्हीं से ब्याह रचाकर शांति से अपना अतिरिक्त जीवन बिता लेते हैं। किंतु लामचंद जैसे लाल बत्ती का एक निष्ठ अच्युत प्रेमी, जो लाल बत्ती के अलावा लाल बत्ती परिवार की किसी और कन्या के साथ हरगिज विवाह रचाने के लिए राजी नहीं है, मिलना बहुत दुर्लभ था। उनके लिए लाल बत्ती को स्वयंवर से हटा देना, उनकी मान्यताओं को खारिज करना बिल्कुल भीष्म पितामह और अम्बा के जैसी स्थिति थी। मुझे लगा कि कहीं इतिहास स्वयं को दोहराने की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि भीष्म का राजी न होना ही अम्बा की नाराजगी का कारण था। परिणामस्वरूप शिखंडी का जन्म हुआ और फिर शिखंडी ही भीष्म की शरणशैया का कारण बना। तभी मेरा फोन घनघना उठा। मैंने देखा कि डिस्प्ले पर लामचंद्र कौलिक चमक रहा है। मैंने अपने को मानसिक रूप से तैयार कर फोन उठाया। हेलो कहते ही वहां से आवाज आई, छोटे तुम्हारी जुबान काली है। वे सर्द सुर में बोल रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा लाल बत्ती प्रेम भी कहीं लैला मजनू के अंजाम पर न पहुंच जाए, जो जीते जी एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। सही साबित हो गया। मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, सो चुपचाप उन्हें सुनता रहा। रामचंद्र बोले, खैर यह जानते हुए कि इस युद्ध में मेरी हार निश्चित है, मैं महाभारत के कर्ण के जैसा ही दुर्ध युद्ध करूंगा, क्योंकि कर्ण की और मेरी कुंडली मिलती है। कर्ण के साथ भी देवी इंद्र ने छल किया था, मेरे साथ भी नर इंद्र ने खेल कर ही दिया। इंद्रपुत्र अर्जुन के साथ ही श्री कृष्ण थे, तो इस नर इंद्र के रथ के हाँकने वाले भी कृष्ण ही थे। नरावतार अर्जुन लालसा को छोड़कर मुक्त होने के सिद्धांत का पक्षधार था, तो यह नरश्रेष्ठ भी लाल को छोड़कर सिद्ध होने की बात करता है। कैसा अजीब संयोग है कि महाभारत में भी नरावतार की सफलता के मूल कृष्ण थे और भारत में भी इस नरश्रेष्ठ की सफलता के मूल में कृष्ण ही है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारा बोला हुआ सच हो जाता है, इसलिए संभल कर बोला करो। आजकल लोग सच्चाई भविष्यवाणी को नहीं, अच्छी भविष्यवाणी को पसंद करते हैं। मैंने कहा, जी स्मरण रखूंगा। अब लामचंद्र भाई साहब चेतावनी प्लस सूचना देने वाले स्वर में बोले, छोटे याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय की मरण होगा। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो ट्रेन से उतरते ही मुझे माहौल में गर्मा गर्मी की मातम दिखाई दी।
रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि करीब 15-20 हजार लोग जमा थे, जो लामचंद भाई साहब के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करने वाले थे। रामचंद्र एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर भयंकर क्रोध से भरे हुए भाषण दे रहे थे। यह लोकतंत्र की विशिष्टता पर प्राणघात हमला है। लालबत्ती के अस्तित्व को समाप्त करना यानी अनुशासन को समाप्त करना है। जनप्रतिनिधित्व की विशिष्टता को नष्ट करना जनतंत्र को नष्ट करना है। लोकतंत्र आम आदमी को खास बनाता है, खास को आम बना देता है। लोकतंत्र के विरुद्ध चलने जाता है। देश व्यवस्था से चलता है और व्यवस्था बत्ती से बनती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे चौराहे पर लगी लाल पीली हरी बत्तियां हैं। जहाँ लाल बत्ती नहीं होती, ट्रैफिक को बत्ती विहीन आदमी के जरिए कंट्रोल करवाया जाता है। वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक किस्म की अराजकता फैल जाती है, लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, हम बढ़ नहीं पाते हैं, चारों तरफ शोर शराबा होता है और इन्होंने पूरे देश से बत्ती गुल कर दी, जिससे हम एक दूसरे पर चढ़ जाएं। अगर आप जनप्रतिनिधियों का वीआईपी पना खत्म करना चाहते हैं तो लाल बत्ती के पीछे आगे पीछे चलने वाली गाड़ियां बंद कर दीजिए। इसमें आम लोग असुविधा से भी बचेंगे, पेट्रोल डीजल बचेगा, समाज का पैसा जो टैक्स के रूप में वसूला जाता है वह भी बचेगा। इसके लिए लाल बत्ती को हटाने की क्या जरूरत है? अभी अगर लाल बत्ती की सिर्फ एक गाड़ी है तब भी लोग उसे वीआईपी वाहन कहकर जानकर रास्ता दे देते हैं, लेकिन लाल बत्ती के हटते ही आप देख लेना, जो अभी सिर्फ गाड़ी में चलता था वह 10 गाड़ियां लेकर चलेगा। उसके आगे पीछे चलने वाली गाड़ियों में बैठे लोग फिर सीटियां मारेंगे ताकि उनके वीआईपी अपना दिखा सकें। पेट्रोल डीजल मैन पावर टैक्स का पैसा सबकी 10 गुना बर्बादी होगी। आप बेचारी लाल बत्ती को तो हटा देंगे, लेकिन लोगों के दिमाग से वीआईपी पना कैसे निकालेंगे? दोषी बाहर दिखने वाली लाल बत्ती नहीं, अंदर बैठे हुए वीआईपी पन है। अरे साहब, वीआईपी कल्चर खत्म करना है तो मंत्री संतरियों 1-2 एकड़ में फैले सरकारी आवास छोटे करो। वह जनता का आदमी है तो उसे जनता के बीच 2-3 कमरों के मकान में रखो। आप यह सब न करके लाल बत्ती को दोषी ठहरा रहे हैं। रामचंद्र खिसियाए हुए ऐसे बोले कि बड़ी चिंता है तो वीआईपी को मिलने वाली सिक्योरिटी हटाओ। चुने गए प्रतिनिधियों का अपने ये लोगों के बीच आने जाने के लिए फौजक पटाखे की क्या जरूरत है? लाल बत्ती नहीं, ये फौज फटाका ढोल नगाड़े वीआईपी कल्चर है, लोगों की भावनाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। यह बंद वह बंद, अमका बंद ढिमका बंद, जब देखो बंद बंद बंद। अरे भैया, सब बंद ही करते रहोगे या कुछ चालू भी करोगे? साथियों, लोकतंत्र राजा है और लाल बत्ती इसका ताज है। हम किसी भी कीमत पर अपने राजा के ताज की रक्षा करेंगे। सफेद सरकारी गाड़ी की छत पर लाल बत्ती लपलपाती हुई लाल बत्ती उसके सुहाग की निशानी है। हर कीमत पर उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। वे अपने साथ हुए विश्वासघात से पूरी तरह आघात थे। उनके मुख से झाग निकलते लगा। अपनी बात को न्याय और नीति संगत सिद्ध करने के लिए रामचंद्र ने अपने भाषण को एक नया मोड़ दिया। यह संसार सभी ग्रहों से मिलकर चलता है, लेकिन इसमें सूर्य का सबसे विशेष स्थान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब घर से निकलता है तो वह लाल होता है। यह लाल क्या है? सूरज को राजा इंद्र से मिली हुई यह लाल बत्ती की चमक है। उसी लाल बत्ती के कारण आपको सूरज को प्रणाम करना पड़ता है, उसका स्वागत करना पड़ता है, उसे जल चढ़ाना पड़ता है, सूरज को देखते ही आपको काम पर जाना पड़ता है। यह सब क्यों? क्योंकि वह लाल बत्ती वाला है। ऐसा जो चंद्रमा भी रोज निकलता है, सबको शीतलता देता है, लेकिन हम घंटों ध्यान नहीं देते उस पर। कब निकला कब चला पता भी नहीं चलता। एक आध दिन करवा चौथ या शरद पूर्णिमा को छोड़कर हम उसको महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पास लाल बत्ती नहीं है। लाल बत्ती समाप्त करने का यह फैसला हम चमकते हुए सूरज को करवा चौथ का चंदा मामा बनाने का प्रयास है। इस साल में एक आध बार तुम्हारी कद्र हो जाए बस बहुत है। सूरज निकलते हुए भी लाल होता है और जब ढलता है तब भी वह लाल होता है। ऐसा नहीं है कि वो अब ढल रहा है, वह तो देवेंद्र उसकी लाली छुड़ा ले, क्योंकि वो जानते हैं कि लाली वाले की लाली छुड़ाना अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। लाल में पावर है, लाल में विश्वास है, लाल में जीवन है। और आप राजधानी में बैठकर हमसे हमारा लाल छुड़ाकर हमें पावर विहीन कर रहे हैं। हमारे जीवन से लाल रंग खत्म करना चाहते हैं ताकि हम पीले पड़ जाएं और लोग हमें रोगी समझकर
समझ के हमारी तरफ देखना बंद कर दें। अरे आपको नहीं लगानी लाल बत्ती साहब तो मत लगाइए। लेकिन यह क्या बात हुई कि हम नहीं लगाएं और ना लगाने देंगे, या सिर्फ हम ही लगाएंगे और किसी को नहीं लगाने देंगे? अरे जैसी स्कीम गैस सब्सिडी में लाए हैं वैसे ही ले आते हैं। इच्छा हो तो छोड़ दो भाई। वाली भाई साहब गला फाड़कर चीख रहे थे। क्रोध और विषाद के आवेग से उनके कंठ का नहीं, शरीर का संतुलन भी गड़बड़ा रहा था। वे क्रोध और करुणा के मिश्रित स्वर में विलाप करते हुए से बोले, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे, भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन इस देश से लाल बत्ती को हम नहीं जाने देंगे। लाल बत्ती किसी व्यक्ति की नहीं, जनतंत्र की शान है। लाल बत्ती हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे वे इतना कह पाए थे कि भड़ाक से गिर पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं भीड़ को चीरते हुए उन तक पहुंचा। संज्ञा शून्य हो गए थे कि तभी लाल बत्ती वाली एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई आई। सायरन सुर अचानक भाई साहब की पुतली में हरकत आई। उन्होंने बहुत हसरत से लाल बत्ती को देखा। वो लाल बत्ती को अपने आगोश में लेने के लिए उठकर खड़े होना चाहते थे कि तभी जोर से हिचके आए और वो फिर से बेहोश हो गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोगों ने बेहद फुर्ती से भाई साहब को ससम्मान लाल बत्ती एम्बुलेंस में रखा और एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई भाई साहब को लेकर अपने साथ चली गई। मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उन्हें गहरा सदमा लगा है। वे किसी को पहचान नहीं रहे हैं। डॉक्टर से अनुमति लेकर मैं उनके कमरे में पहुंचा। भाई साहब एकटक कमरे की सीलिंग को घूर रहे थे। मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए धीरे से भाई साहब प्रणाम कहा। मैंने महसूस किया कि उन्होंने कान तो मेरी आवाज पहचान रहे हैं, किंतु उनकी आंखें मुझे नहीं पहचान पा रही। इससे मुझे बल मिला और मैं थोड़े जोर से, जिससे वह ग्लानि मुक्त होकर वास्तविकता के प्रति सहज हो सके, बोला, भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। अब उनकी आंखें कमरे की छत से हटकर मेरी छाती पर टिक गई। आंखें वे अभी भी नहीं मिला रहे थे। मैंने और अधिक उत्साह से बोलना शुरू किया, भाई साहब मैं या मेरे जैसे इस क्षेत्र के 25-30 हजार लोग रामचंद्र से प्रेम करते हैं, उनकी लाल बत्ती से नहीं। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक विवशता भरी मुस्कुराहट आई। वे बहुत धीमे स्वर से बोले, पलेलना की समाप्ति ही पल टालना है। मैं आश्चर्यचकित था। रामचंद्र को लौ लगाने का। हेलो, हाँ बन गया। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित था। रामचंद्र पुनः रॉ को लव बोलने लगे थे। इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर मैं दंग रह गया। वे अभी बूढ़े भी दिखने लगे थे। बोले, इंसान की इच्छा पुतली होना ही स्वर्ग है और उसकी इच्छा का पूरा न होना नरक है। स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं, जीते जी ही मिल जाता है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, स्वर्ग नरक परिस्थिति पर नहीं, मन स्थिति पर निर्भर करते हैं। हम अपने जीवन में संकल्पों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन विकल्पों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए जितना महत्व संकल्प का होता है, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उतना महत्व विकल्प का भी होता है। विकल्प जहाँ जीवन में शांति की सृष्टि करते हैं, वहीं संकल्प कभी कभी अशांति का कारक होता है, क्योंकि मन चाही में खलल है प्रभु, चाही तत्काल, बलि चाही आकाश को और भेज दियो पाताल। अब भाई साहब मैं और दोनों ही आनंद से मुस्कुरा रहे थे। यहाँ समाप्त होती है लामचंद की लाल बत्ती। नए अध्याय के साथ मिलेंगे नए वीडियो में।